नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। किसान नेता राकेश टिकैत से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि सीएम योगी से उनकी पार्टी के ही 250 विधायक नाराज हैं, इस पर टिकैत ने कहा कि नाराज तो होंगे ही, सीएम योगी और उनकी सरकार के कर्मकांड ही ऐसे हैं। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के काफ़ी विधायक हैं जो आराम से 2 पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। सवा घंटे से अधिक समय की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर निकले तो मुख्यमंत्री योगी ने पत्रकारों से कोई भी संवाद नहीं किया और सीधे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर चले गए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी बहाने के पश्चिम बंगाल सरकार ये योजना तत्काल लागू करे। कोर्ट ने साफ कहा कि आप एक के बाद दूसरी समस्या नहीं गिना सकते, ये अप्रवासी मजदूरों का मामला है। प्रवासी मजदूरों को सस्ते दर पर या मुफ्त अनाज दिए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के आखिरी दिन में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि उसे केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करना ही होगा। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का रुख थोड़ा नरम होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूर कर लिया है। इसके बाद जाधव के लिए सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील करना आसान हो गया है। नवंबर 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मुकुल राय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लंबी चर्चा करने के बाद उनकी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि घर में आकर अच्छा लग रहा है। बंगाल ममता बनर्जी का है और रहेगा। मैं बीजेपी में नहीं रह पा रहा था। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुकुल घर लौटे हैं। बीजेपी में गए कई और नेता वापस आना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा। हमने एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं किया है। जो आना चाहते हैं वही पार्टी में आ रहे हैं। सिर्फ ईमानदार नेताओं के लिए टीएमसी में जगह है। चीन में सैन्य कर्मियों की मानहानि यानी सैनिकों के सम्मान की निंदा या अपमान करने पर अब जेल भेजा जाएगा। साथ ही सैनिकों के सम्मान में बनाई गई पट्टिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। चीन ने एक नया विधेयक पारित करते हुए सैन्य कर्मियों की मानहानि को प्रतिबंधित कर दिया है। ये नया विधेयक साल 2018 के कानून से जुड़ा है। भले ही केंद्र व प्रदेश सरकार ऑनलाइन व्यवस्था करके सभी किसानों को गेहूं विक्रय करने के लिए किसी भी केंद्र पर पहुंचाने व गेहूं विक्रय करने की सुविधा प्रदान की हो और किसानों की समस्या को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही हो, बावजूद इसके किसानों की समस्या कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी शासन के इस मंसूबे पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आपको बताते हैं कि किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व टोकन लेकर के 12 तहसील के विभिन्न क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर घूम रहे हैं। बावजूद इसके उनकी गेहूं की तौल नहीं हो रही है। खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वो टोक्यो ओलंपिक में अपने अधिकारियों के दल को नहीं भेजेगा, क्योंकि वो खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोगी स्टाफ को भेजना चाहते हैं, जिसमें कोच और फिजियो शामिल हैं। अभी तक कुल 100 खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और 25 से 35 खिलाड़ियों के और क्वालिफाई होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रालय ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए अधिकतम अतिरिक्त सहयोगी स्टाफ जैसे कोच, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट भेजने का फैसला किया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की वजह से 4 और 2 पहिया वाहन डीलरों को वाहनों की आपूर्ति प्रभावित होने से विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की बिक्री मई में 65% तक घट गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें खुली हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है। इसमें सभी नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसे नामांकन और सिफारिशें केवल ऑनलाइन ही प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं, जिनमें मुख्य तौर पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में ये बंगाल और झारखंड के सभी इलाकों तक पहुंच जाएगा। विभाग के अनुसार मानसून दक्षिण गुजरात के कुछ और इलाकों, महाराष्ट्र के बचे हुए इलाकों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और दक्षिण गुजरात भी पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना के 539 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 32 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के कारण नए केस कम आ रहे हैं, लेकिन एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के अलावा सिरसा जिला अब भी चिंता का कारण बने हुए हैं। पिछले 2 सप्ताह से सिरसा जिले में संक्रमण दर कम नहीं हुई है। देश में उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में सबसे अव्वल स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल तथा बिहार का नाम आता है। हालांकि प्याज उत्पादन को लेकर यूपी की स्थिति बेहतर नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान,
मध्य प्रदेश से आया प्याज यूपी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। खपत के मुताबिक यूपी में प्याज का उत्पादन न कर पाने के कारण वर्षों से ये स्थिति मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इसे बदलने की ठान ली है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यूपी अब प्याज उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। हरियाणा के जींद जिले में कल देर रात तेज तूफान आने से किसानों के लिए लगाया गया लंगर का तंबू उखड़ गया। तूफान इतना तेज था कि तंबू में रखा सारा सामान भी बिखर गया। किसानों के लिए झांझ गांव के पास जींद पटियाला मार्ग पर यह लंगर लगाया हुआ था। इस टेंट में एक समय में 100 से ज्यादा किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल, हवाई क्षेत्र, सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही BRO दूर दराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते दक्षिण हरियाणा के लोगों को राजस्थान एवं वहां के लोगों की हरियाणा में आवाजाही पर ब्रेक लग गए थे, लेकिन 1.5 माह बाद इन रूट पर दोबारा बसें शुरू होने से लोगों की कई समस्याओं का अंत हो गया है। 3 दिन पहले ही हरियाणा रोडवेज की बस चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई थी। वहीं अब नारनौल से जयपुर, झुंझुनू, बहरोड, अलवर रूट पर भी बसों की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान में लॉकडाउन में ढील देने के बाद हरियाणा रोडवेज की बसों की आवाजाही राजस्थान में शुरू हो सकी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 67 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 47,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 320 रुपए के उछाल के साथ 72,249 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को दिन भर शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। इस दौरान शेयर बाजार में कई रिकॉर्ड बने। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 52,641 अंक जबकि निफ्टी 15,835 अंकों के ऑल टाइम हाई लेवल तक गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं का परिणाम 2021 जारी कर दिया है। कक्षा 10 के स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वे अपना परिणाम BSEH की आधिकारिक साइट के माध्यम से देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने देश भर में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। कक्षा 10 के छात्रों का मूल्यांकन छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन और व्यवहारिक परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली भारत की सीमित ओवरों की टीम के कोच की भूमिका निभाएंगे। ऐसे कयास हैं कि वो बतौर कोच नई परंपरा डाल सकते हैं। माना जा रहा है कि श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को किसी न किसी मैच में खेलने का मौका मिल सकता है। द्रविड़ यदि ऐसा करने में सफल रहे तो टीम में पहली बार चुने गए क्रिकेटर्स की लॉटरी निकलना तय है। फेसबुक अमेरिका में मानव तस्करी के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पिछले साल सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय मामलों में 59% पीड़ित फेसबुक के माध्यम से पाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 41% भर्ती ऑनलाइन की गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंस्टीट्यूट के CEO विक्टर बट्रोस ने CBS न्यूज को बताया कि इंटरनेट एक मेन टूल बन गया है जिसका यूज तस्कर पीड़ितों की भर्ती के लिए करते हैं और वे अक्सर उन्हें कई सामान्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर भी भर्ती करते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते लोगों को भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग लोन की EMI के भुगतान में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनको मायूसी ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई करते हुए EMI भुगतान की छूट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच तनातनी की अटकलें चल रही हैं। सियासी हलकों में इसका कारण उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व नौकरशाह AK शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड के वैक्सीनेशन शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। दूसरे डोज का गैप 2 बार बढ़ाने के बाद अब इसे विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए घटाया गया है। यानी कुछ कैटेगरी में 2 डोज के लिए 84 दिन या 12 से 16 हफ्ते का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 28 दिन या 4 से 6 हफ्ते बाद भी दूसरा डोज लगवा सकते हैं। 2 डोज का गैप सिर्फ कोविशील्ड के लिए घटाया गया है। कोवैक्सीन के लिए 2 डोज का गैप 28 दिन था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ बने रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ और व्यूज़ विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।